हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उपन्यास गोदान और ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। आपके पाठ्यक्रम में यूजीसी नेट या एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में 13 उपन्यास है और ये यूनिट नंबर 6 में है और ये मैं 13 के 13 उपन्यास आपको पढ़ाऊंगी। इसके साथ ही यूनिट नंबर 7 जिसमें आपकी 21 कहानियां हैं वो सारी की सारी मैंने पढ़ा दी हैं और जिसने नहीं पढ़ी है या नहीं देखी है तो जाकर उन्हें देख लेना और अच्छी प्रकार से समझ लेना। और ऐसे ही हम संपूर्ण पाठ्यक्रम क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे। अगर आप निःशुल्क पाठ्यक्रम मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर संदेश भेजकर इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ इसकी पेड रहेगी, पहले ही बता देती हूँ, और लेकिन क्लास आपकी सारी निःशुल्क रहेंगी, ठीक है ना। और इसके प्रमुख कथन मैंने करवा दिए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरुआत करते हैं। अमर उपन्यास गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं। जन्म इनका 31 जुलाई 1880 को हुआ था। तो ये जो आपके 13 उपन्यासों में सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है। ये तो आपको 0 से लेकर 100 तक में जितने भी आपकी परीक्षा की दृष्टि, वैसे तो बहुत बड़ा है, ये सभी नहीं, पूरा नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से मैं इसे पूरा करवाऊंगी। 31 जुलाई 1880 बनारस के कुछ दूर से लम्मी नामक गांव में हुआ था और ये बनारस कहाँ है? यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। उन्होंने संघर्ष जीवन जीते हुए अध्यापक की नौकरी प्राप्त की, लेकिन गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर 1921 में नौकरी छोड़ दी। तो यहाँ जानने योग्य बात है कि गोदान उपन्यास के लेखक प्रेमचंद है। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ, जो कहाँ है? बनारस के लम्मी नामक गाँव में है। और ये जो नौकरी करते थे और 1921 में इन्होंने नौकरी छोड़ दी। इनकी पत्रिकाएं आप याद रखेंगे, मर्यादा, बनारस से, ये सारी बनारस से निकली हैं, बनारस और हंस तथा लखनऊ से, यानी बनारस से निकली है आपकी मर्यादा और हंस तथा लखनऊ से निकली आपकी माधुरी। और जागरण भी आप याद रखेंगे, जागरण या नहीं दिया गया है, मर्यादा, हंस और जागरण, ये क्या है? आपके पत्र। और ये सारे बनारस से, लेकिन माधुरी है ये लखनऊ से, ये पत्रिका है माधुरी। और ये क्या? पत्र है। मर्यादा, हंस और जागरण, जागरण या नहीं लिखा है, जागरण आप याद कर लेंगे। मर्यादा, हंस और जागरण, लखनऊ से माधुरी पत्रिका का संपादन हुआ और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को। देखो 36 तो आपको याद रहता ही है, लेकिन 8 अक्टूबर मेरे कहने से और याद कर लेना, क्योंकि आगे आगे जो परीक्षाएं आती हैं उनमें बड़ी गहराई से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से देखोगे गोदान उपन्यास की रचना 1936 में हुई थी और ये प्रेमचंद का सबसे अंतिम उपन्यास है, यानी अंतिम उपन्यास है। लेकिन मैं पहले अब उपन्यास की शुरुआत में इसी से कर रही हूँ। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये इससे परीक्षा में 100% आएगा ही आएगा। यूजीसी नेट में तो आएगा, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में इससे लिखित पेपर में भी प्रश्न आएगा, इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही हूँ। गोदान तक आते आते प्रेमचंद विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन लक्षित होते हैं। यह उपन्यास पूर्ण से विकसित जीवन दृष्टि का परिणाम है। यह आते आते प्रेमचंद आदर्शमुखी आदर्शमुखी आदर्शवास में बन जाते हैं। मतलब ये है, इस लाइन का मतलब है कि पहले ये आदर्शमुखी लिख रहे थे, यानी आदर्श भरी, यानी जो बड़े अच्छी अच्छी बातें एकदम से यकीन भी ना हो, ऐसे संस्कार भरी बातें या कुछ ऐसे रचनाएं लिख रहे थे। लेकिन बाद में यथार्थवादी भी लिखने गए थे। यथार्थवादी का मतलब है जैसे कि जो हमारा समाज है, जो सच्चाई से वाकिफ करवाए, सच्चाई से। अब ये गोदान उपन्यास में ये क्या है? यथार्थवादी और आदर्शमुखी दोनों ये है। ये इसमें यथार्थ यानी जीवन की जो सच्ची घटनाएं हैं, इसमें पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। पात्रों के नाम आपको इस समाज में नहीं मिलेंगे, लेकिन जो समाज में जो घटनाएं हुई वो 1936 में भी ऐसा ही समाज है और आज 2024 आ गया, आज भी ऐसी समस्याएं हमारे देश में खड़ी हैं।
गोदान को भारतीय कृषक का जीवन खत्म महाकाव्य कहा जाता है। ये प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में तो आता ही है, लेकिन सब्जेक्टिव पेपर में भी आप ऐसी बातें लिखते हो, लिखित में तो आपके लिखने में 4 चांद लग जाएंगे, मतलब कि नंबर आपके अच्छे आ जाएंगे। गोदान को भारतीय कृषक की जीवन गाथा, गाथा मतलब कि कहानी का महाकाव्य कहा जाता है। मतलब भारतीय जो किसानों का जीवन है, उनकी कितनी दुर्दशा होती है, उनके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ, वो सारे इस उपन्यास में आप पढ़ोगे। उक्त उपन्यास में भारतीय ग्रामीण जीवन के परिवेश को पूर्ण जीवंतता के साथ प्रस्तुत किया गया। इसमें मानवता के सभी प्रेरणा स्रोत मौजूद है, यानी एक मानव में क्या क्या जो समस्याएं आती हैं, कैसे कैसे उसके विचार होने चाहिए, तो ये सारे इसमें विवरण है। गोदान उपन्यास कीर्ति और आधार स्तंभ है, यानी प्रेमचंद को जो प्रसिद्धि मिली है इस उपन्यास से काफी मिली है। रामचंद्र तिवारी के अनुसार उनकी प्रौढ़तम कृति है, तो ये रामचंद्र तिवारी के अनुसार प्रौढ़तम कृति, प्रौढ़तम का मतलब होता है पुरानी, यानी बहुत पहले की। गोदान में का संपूर्ण जीवन अनुभव सिमट कर केंद्रीभूत होता है, मतलब प्रेमचंद ने जो अपनी जिंदगी में जो सीखा है पूरी जिंदगी में, वो पूरा अनुभव उन्होंने गोदान में उड़ेल दिया है, मतलब समाहित कर दिया है। इसके 2 प्रमुख सूत्र पात्र है, जैसे शहरी पात्र है, कुछ ग्रामीण पात्र हैं। तो ये मैंने एक वीडियो इसमें पहले भी बना रखी है, जिसने कथन, वो मैंने जितने भी मुझे किसी की भी बुक में मिले वो सारे मैंने उसमें लिख दिए हैं, YouTube से मदद ली और क्या मैंने लिख दी, ऐसे लिखे हैं कि गोदान उपन्यास के जो कथन बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं ये बार बार जोड़ रही हूँ कि गोदान उपन्यास के पात्र है या कथन है, विषय वस्तु, एक इस उपन्यास और एक तमस, ये 2 उपन्यास आप अच्छी तरह से पढ़ लेना 13 में से, और इनसे प्रश्न आते हैं। बाकी 13 के 13 भी पढ़ लेना, लेकिन ये दोनों अच्छी प्रकार से याद कर लेना। होरी है, गोबर है, धनिया है, जुनिया है, ये ग्रामीण पात्र है। और जैसे अन्य ग्रामीण पात्र माता दी, नोखे राम, पटेश्वर, झिंगुरी, सिंह को चलने वाला कथा सूत्र ग्राम्य जीवन के साथ विकसित होता है। नागरिक जीवन को चलने वाला दूसरा कथा सूत्र है। मतलब की बात यह है कि जैसे एक तरफ से ग्रामीण कथा चलती है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको पात्र बताए, और एक तरफ शहरी कथा चलती है, यानी दोनों कथाएं साथ साथ चलती, शहरी की भी और ग्रामीण की, और अलग अलग पात्र है, ग्रामीण अलग पात्र है, शहरी अलग पात्र है। तो ये हमको इसको विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे संपादक कौन है, पंडित ओंकारनाथ संपादक, श्याम बिहारी बीमा कंपनी के दलाल, मिस्टर खन्ना उद्योगपति मतलब बिजनेसमैन, मिस्टर मेहता दर्शन शास्त्र के अध्यापक है। ये पूछ लिया जा सकता है कि ये किस विषय के अध्यापक थे, दर्शन शास्त्र के, और ये आप इसको प्रोफेसर कर लोगे तो अच्छा है। क्या थे, प्रोफेसर थे भैया, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। मिस्टर मर्जा जूते के दुकानदार है, जूते मतलब क्या बोलते हैं उसको आप, जूते के दुकानदार को बड़े क्या बोलते हैं उसको, मतलब मॉल टाइप में होता है उस तरह है। मिस मालती इसमें लेडी डॉक्टर प्रधान, जो कि इंग्लैंड से भाई जो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ के आई है मिस मालती, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोनों कथा सूत्रों को जोड़ने वाले इलाके के जमींदार राय साहब अमरपाल, इनका भी इसमें काफ़ी योगदान है। जमींदार राय साहब अमरपाल सिंह। होरी की कथा आधिकारिक, नागरिकों की कथा प्रासंगिक, किंतु प्रासंगिक कथा प्रमुख, कथा के विकास में अनिवार्य नहीं, आवश्यक भी नहीं। इसकी उपादेयता ग्रामीण जीवन और नागरिक जीवन की विषमता को प्रत्यक्ष करने में, मतलब कि एक ग्रामीण जीवन और एक शहरी जीवन में क्या अंतर है, इसमें उपन्यास में दिखाया गया है। और जो राय साहब है अमरपाल सिंह, उनके जीवन पर जो गोबर और होरी का भी काफ़ी विचारों पर विवाद होता है, ठीक है, और विवाद हम आगे पढ़ेंगे। गोदान उपन्यास की कथा के 2 बिंदु, अवध प्रांत के 2 गांव हैं, मतलब अवध प्रांत के 2 गांव हैं, एक है सेमरी और एक है बेलारी। सेमरी गांव के होरी हैं, और ये क्या है, ग्रामीण पात्र है, यानी सेमरी ग्रामीण यानी सेमरी गांव की दशा है, एक बेलारी की है। तो दोनों ही कहानियां आपके साथ साथ चलेंगी। सेमरी गांव के होरी हैं, पूछ लिया जाता है। गोदान उपन्यास का नायक कौन है, होरी है। उपन्यास का कथानक उसके संघर्ष से प्रारंभ होता है और उसकी मृत्यु पर समाप्त होता है, मतलब पूरा ही इस उपन्यास का नायक कह लीजिए, हीरो कह लीजिए, होरी है। और ये क्या है,
होरी के जीवन संघर्ष से यानी गाय लेने का जो सपना है उनका वहां से शुरू होता है और इसकी मृत्यु पर ही खत्म होता है। तो एक तरह से देखा जाए होरी के माध्यम से ही प्रेमचंद ने वर्तमान या उस समय में जो एक कृषक की कैसी दशा होती थी वो दर्शाया है। होरी और धनिया दोनों पति पत्नी अपने खेत में कड़ी मेहनत कर अपना जीवन यापन करते हैं। उनका बेटा गोबर, 2 बेटियां सोना और रूपा, यानी 3 बच्चे, एक गोबर है, 2 बेटियां हैं सोना और रूपा। होरी का एक सपना है कि उसके घर द्वार पर एक गाय बंधी होनी चाहिए और ये पूरी ही कहानी क्या है, गाय पक्के घूमेगी। वह अपने मित्र बोला से एक गाय खरीद लेता है जो कि उधार पर लाता है। अभी उसकी कीमत अदा भी नहीं होती कि इच्छावश उसका छोटा भाई हीरा उसे जहर देकर मार देता है। यहीं से होरी के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। यानी वो 3 भाई हैं, एक क्या है हीरा है, एक होरी है, एक बोला नहीं भाई, ऐसा ही कुछ है। चलो आगे हम पाठ पढ़ेंगे, मेरे दिमाग पर से थोड़ा स्लिप हो गया। बोला था तो गाय लेकर आया था। और इस सेमरी गांव में राय साहब अमरपाल सिंह मिलने जाता है। ठीक है, अब होरी किससे मिलना जाता है? अमरपाल से मिलने जाता है। वह राय साहब की कृपा पात्र उसकी बहुत इज्जत करता है, मतलब राय साहब की बहुत इज्जत करता है। राय साहब का भारी आवड़ मानवे लेकिन भीतर के जमींदार के गुण अवगुण भी मौजूद है। मतलब ये राय साहब ऐसे हैं जो बाहर से तो बहुत अच्छे इंसान लगते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अंदर से वो जमींदार के ही गुण अवगुण यानी अवगुण भरे हुए हैं। यानी गरीबों का खून चूसना, टैक्स लगाना, यानी उन पर जो वो देते थे ना लगान के तौर पर वो वसूल करना। गोबर इस बात पर क्रोधित होता कि होरी राय साहब की चापलूसी क्यों करता है। मतलब इसमें आप देखोगे जो गोबर का जो चरित्र चित्रण है, गोबर का जो रोल है, जो आज के युवा वर्ग का है, जो कि इन समाज में बुराइयों पर भारी क्रांति भी करता है और उस पर आवाज उठाता है। जबकि होरी समझता है कि बड़े लोगों से मेल मिलाप बनाए रखना बहुत जरूरी है। गाँव में जमींदार और महाजन लोग किसानों का बहुत शोषण करते, भाई जमींदार महाजन है वो किसानों का शोषण करते हैं, लेकिन होरी भाई उनकी चापलूसी नहीं करना, हीरा नहीं करना, ये गोबर नहीं करता, होरी उसका पिता करता है। राय साहब के पंडित ओंकारनाथ, श्याम बिहारी तनखा, मिस्टर खन्ना, मिर्ज खुशीद, मिस मालती आदि निमंत्रण आते रहते हैं। कहने को तो सभी राय साहब के मित्र, लेकिन अपने अपने स्वार्थ को साधने वाले। सबसे अलग चित्र मिस्टर मेहता का है। मतलब कि ये कि इनके यहाँ पार्टी होती रहती है आपस में और ये वही राय साहब मिलाते रहते हैं, लेकिन ये क्या है भाई आपस में मित्र नजर आते हैं, लेकिन एक दूसरे से द्वेष और नफरत भी रखते हैं। और इसमें जो मेन रोल है, जो प्रेमचंद जो बातें कहना चाहते हैं तो ये मिस्टर मेहता के माध्यम से कहते हैं, यानी इस पात्र के द्वारा इन्होंने अपनी बात प्रस्तुत की है। जो मतलब इसे में आप पढ़ोगे ना, जो मेहता का आप चरित्र चित्रण पढ़ रहे हैं उनके कथन, तो ऐसा लगेगा आपको कि प्रेमचंद ये बात कहना चाहते थे। मिस्टर मेहता के चरित्र में कहीं ना कहीं प्रेमचंद के व्यक्तित्व की झलक दृष्टिगोचर होती है, जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया। राय साहब उनके मित्रगण शिकार खेलने जाते हैं, मिस्टर मेहता और मिस मालती भी साथ साथ जाते हैं। मतलब कि शिकार खेलने जाते हैं जिसमें मिस्टर मेहता भी साथ जाते हैं और मालती भी जाता है। मालती मिस्टर मेहता से प्रभावित होकर उनसे प्रेम करने लग जाती है, लेकिन मेहता का प्रेम देखने समझने अलग दृष्टिकोण, अतः मालती से दूर रहने की कोशिश करते हैं। मतलब मिस्टर मालती वही क्या है, मेहता से प्रभावित होती है और उसे प्रेम करने लगती है, लेकिन मेहता का प्रेम इससे अलग है, वो उसे दूर रहना पसंद करता है। क्यों करता है, क्या क्या बातें, वो आगे आप पढ़ देंगे और आपको जानकारी होती जाएगी। होरी पर महाजनों का सूद चढ़ता जाता है और अनेक समस्याओं से गिरता जाता है। होरी की गाय को जहर देकर उसके बाहर गांव से भाग जाता है। मतलब कि इतना लगान उसके तौर पर हो जाता है कि होरी पर कर्जा चढ़ता रहता है और क्या वो समस्याओं से घिरा रहता है। होरी का जो भाई है हीरा, वो गाय को जहर देकर शहर भाग जाता है और बाद में क्या वो गाय मर जाती है। हीरा की पत्नी पुनिया, ये क्या है, ये होरी के भाई की, होरी का भाई छोटा कौन है, हीरा, और हीरा की पत्नी का क्या नाम है, पुनिया। तो याद रखना, ये प्रीवियस ईयर में ये पूछा हुआ प्रश्न है, हीरा की पत्नी का क्या नाम था, पुनिया। पुनी अबला हो जाती है, धनिया उसे अपने घर में शरण देती है। और धनिया कौन है भाई, हीरा की, होरी की पत्नी, होरी की पत्नी है धनिया और हीरा की पत्नी है पुनिया। गोबर बोला कि विधवा बेटी जुनिया से शादी करता है। गोबर की पत्नी कौन है, जुनिया, जो कि पहले से विधवा है और गोबर उससे शादी करता है।
वह उसे घर से भगा लेता है, लेकिन रास्ते में अकेला छोड़ देता है। इसके परिणाम के भय से उसे शहर भाग जाता है। और क्या है भाई, उसको कहता है कि तुम घर चल, मैं आता हूँ। और क्या है, जब दुनिया घर जाती है, लेकिन क्या है, गोबर अपनी माँ के और अपने पिता के डर से शहर भाग जाता है, उसके साथ नहीं आता है। लेकिन धनिया और उसे अपना लेते हैं। बाकी की कहानी हम आगे पढ़ेंगे। गांव में कोहराम मच जाता है। जुनिया होरी के घर आकर बैठ जाती है और अंत में धनिया उसे स्वीकार कर लेती है। इस घटना के कारण होरी और भोला की मित्रता शत्रुता में बदल जाती है। भोला कौन है भाई? जुनिया के पिता है, जिसने भी होरी को गाय दी थी और उधार में दी थी। अब क्या है, भोला की जो बेटी है जुनिया, जो कि विधवा है, ये गोबर से क्या है, प्रेम प्रसंग चलाती है और उनके घर आ जाती है। इससे क्या, भोला और होरी में शत्रुता बदल जाती है, दोस्ती क्या है, दुश्मनी में बदल जाती है। भोला की गाय के दाम चुका पाने कारण क्रोधित तो भोला होरी के दोनों बैल खोल कर ले जाता है और होरी किसान से मजदूर बन जाता है। जुनिया की वजह से होरी की सारी फसल दंड पर भेंट हो जाती है। जब राय साहब को होरी की इस दुर्दशा का पता चलता है तो होरी की पंचों को फटकारते हैं, लेकिन होरी पंचों को देवतुल्य समझता है, तो उनके सारे फैसलों को स्वीकार कर लेता है। अब क्या है, जुनिया को जब धनिया अपने घर में शरण दे देती है, क्योंकि भाई वो क्या गर्भवती होती है, गोबर की पत्नी जो जुनिया है, इस हालत में धनिया उसे स्वीकार कर लेती है और बोलते हैं ना, गांव में हुक्का पानी बंद कर देंगे। इसी पर क्या, होरी पर टैक्स जो दंड लगा देते हैं, डांड मतलब दंड लगा देते हैं। तो होरी की जितनी भी फसल थी वो दंड में चली जाती है और यहाँ बड़ी भूखे मरने की नौबत आ जाती है। और भोला क्या है, उसके दो बैल है, ये भी क्या है, खोल कर ले जाता है और अब बेचारा मजदूरी करने के लिए बेबस हो जाता है। कौन? होरी। मिस्टर मेहता वुमेन लीग में महिलाओं की स्थिति को लेकर भाषण देते हैं। लोग उनके विचारों की प्रशंसा करते हैं। मिस्टर खन्ना मिस मालती की तरफ आकर्षित है। इसी वजह से मिस्टर खन्ना और उसकी पत्नी गोविंदी के बीच कलह होता रहता है। परेशान होकर गोविंदी घर छोड़ने का निर्णय ले लेती है, लेकिन मिस्टर मेहता उन्हें समझा बुझाकर पुनः घर ले आते हैं। गोबर भागकर शहर पहुंच जाता है। वहाँ पहले में नौकरी और बाद में एक छोटा व्यवसाय कर कुछ रुपए जोड़ लेता है। मतलब कि क्या है, मिस्टर मेहता जो मालती पर क्या है, मिस्टर खन्ना क्या आकर्षित रहते हैं और इससे उसकी पत्नी घर छोड़कर चली जाती है, लेकिन मेहता उसे समझा बुझा कर घर ले आते हैं। तो अब क्या, गोबर भी शहर चला जाता है भैया, डर के मारे कि माता पिता उसे डांट ना मारे, क्योंकि उसने क्या है, जो जुनिया को भगाकर लेकर आया है। अगर ये उपन्यास आप ध्यान से पढ़ लोगे तो यही मैं कह रही हूँ कि जिसको ज़्यादा पढ़ना है तो आप सारे एमसीक्यू लगा लोगे और 1 नंबर का तो आएगा लिखित में, तो आएगा ही, 10 नंबर का लिखित में आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ध्यान से इसे पढ़ा रही हूँ और आप सुन लोगे तो भी आप एमसीक्यू आराम से निकाल ले जाओगे। गोबर भागकर शहर पहुंच जाता है। पहले से नौकरी, बाद में छोटा व्यवसाय कर कुछ रुपए जोड़ लेता है और साल भर बाद पुनः घर किरा लेता है। और उसका परिवार दाता दिन की या मजदूरी करता है और उसकी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जाती है। गोबर घर पहुंचता है, लेकिन घर वाले वास्तविक परिस्थिति में अवगत नहीं करवाते। गांव पहुंचकर गोबर क्रांतिकारी विचारों की बातें करता है। अब क्या है, जैसे कि गोबर घर पहुंचता है तो क्या घर वाले उसे वास्तविक जो आपके जाने के बाद क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे भी उनकी फसल दंड में चली गई और बोला गोबर की जो बैल है वो खोल कर ले जाता है। तो ये सारी बातें परिवार वाले छुपाते हैं कि कैसे हम मजदूरी करके दाता दिन के पास अपना पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन गोबर गांव आने के बाद शहर से आया भाई, बड़ी क्रांतिकारी बातें करता है। वो कहते हैं कि लोग क्या है, वो गांव के लोग बोले हैं और ये जमींदार है ना, टैक्स वसूलते रहते हैं और कोई पर्ची वगैरह भी नहीं देते हैं। मैंने इस पर फिल्म भी बनी है, मैंने देखी है, अगर आपको मन हो तो देख सकते हो, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। सूदखोरों को कानून का डर दिखाता है, लेकिन ओरी उसे समझाता है और शांत करता है। वो सूदखोर है, बार बार में टैक्स लेते रहते हैं और काटते नहीं है, ना ही कोई पर्ची देते हैं। इस पर गोबर इसका विरोध करता है और उन्हें कानून का डर दिखाता है, लेकिन ओरी समझाता है और उसे शांत करता है। ओरी तो क्या है भाई, बेचारा भोला भाला है, बार बार टैक्स देता रहता है और क्या है, गाँव के पंचों को भगवान समझता है। तो होरी इसमें भोला भाला और पिसता जाता है। गोबर का घर वालों से झगड़ा हो जाता है। धनिया की इच्छा के विरुद्ध धनिया को ना, गोबर की माँ की इच्छा के विरुद्ध वह जुनिया को अपने साथ लेकर शहर चला जाता है और ब्राह्मण माता दीन का लड़का माता दीन सिलिया, जो कि जाति की चमार है,
प्रेम कर बैठता है। लेकिन माता दिन जब सिलिया का तिरस्कार कर देता है तो चमार लोग उसे मारपीट कर देते हैं और जबरन हड्डी का टुकड़ा खिलाया जाता है और उसका धर्मभ्रष्ट होता है और माता दिन भाग खड़ा होता है। और ये अपनी बेटी की सोना की शादी की चिंता सताने लगती है। वो दुलारी 54 रुपये उधार मांगता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि सिलिया का माता दिन का जो पुत्र दाता दिन का पुत्र है माता दिन उसका सिलिया से प्रेम प्रसंग चलता है, जो कि जाति से चमार है, जो कि माता दिन है वो क्या ब्राह्मण है। लेकिन भाई क्या वो सिलिया का निरादर करता है, तो इस पर सिलिया के जो परिवारजन है उनका तिरस्कार करते हैं और एक हड्डी उसके मुंह में डाल देते हैं ताकि इसका धर्म भ्रष्ट हो जाए। तो ये घटनाएं होती हैं। उसके बाद भोला बुढ़ापे में नौरी से विवाह कर अपना जीवन नष्ट कर लेता है। यानी अब भोला जो दुनिया का पिता है, भोला जिससे क्या होरी गाय उधार लाता है और उसे शादी का आश्वासन देता है कि मैं तेरी शादी करवा दूंगा, लेकिन बाद में नहीं करवाता है। तो अब क्या करता है, भोला बुढ़ापे में नौरी से विवाह कर लेता है। यानी दुनिया का पिता विवाह कर लेता है, यानी गोबर का ससुर विवाह कर लेता है और उसका अपने शहर जाकर गोबर और दुनिया का जीवन भी तनाव में हो जाता है। अब गोबर क्या करता है, शहर से लौटने के बाद दुनिया को अपने साथ ले जाता है और अपने पुत्र को भी साथ ले जाता है। लेकिन वे शहर में इतना खर्चा है कि वो खर्चे का निर्वहन नहीं कर सकता और वहाँ उनकी लड़ाई होने लगती है गोबर और दुनिया की। उनका जीवन भी तनावपूर्ण व्यतीत होता है। गोबर शराब पीकर दुनिया से मारपीट करता है। इन परिस्थितियों में उनके बेटे लल्लू की मौत हो जाती है और दुनिया भीतर से टूट जाती है कि नहीं, उनके बेटे की भी मौत हो जाती है। मिस्टर खन्ना मिल मजदूर की हड़ताल हो जाती है और मिल में आग लग जाती है। खन्ना विचलित हो जाते हैं। सोना की शादी मथुरा से हो जाती है। होरी पर कर्ज का भार बढ़ जाता है। अब क्या है, होरी की 2 पुत्रियां थी, सोना और रूपा, और एक पुत्र था गोबर। तो सोना की शादी किससे कर देता है, मथुरा से कर देता है, और जिससे कि उसका कर्जा और भी बढ़ जाता है। मिल हड़ताल में गोबर लड़ते घायल हो जाता है। वो दुनिया को उस पर दया आ जाती है। मिस्टर मेहता के साथ रहते मालती जीवन और प्रेम कार्य से समझ में आ जाता है। अब क्या है कि जैसे वहां जाने के बाद गोबर हड़ताल करता है मिल मालिकों के विरुद्ध, क्योंकि भाई उनके जो सही समय पर मजदूरी नहीं मिल रही या बढ़ाई नहीं जाती। इस प्रकार से तमाम दंगे होते हैं और गोबर घायल हो जाता है। जबकि दुनिया पर क्या है, गोबर को दया आती है और उसे क्या है, उसे साथ रखने लगता है, उसे शादी करता है। ये गरीबों की सेवा करती है। मतलब कि मिस्टर मेहता के साथ मालती क्या करती है, गरीबों की सेवा करती है और गांव का जो वातावरण है, जो प्रेम है, वो उस पर उसके रंग में रंगने लगती है। कौन, मालती। ये गरीबों की सेवा करती है, मालती करती है। जब मेहता उसकी ओर आकर्षित होते, लेकिन वह शादी के बंधन में और ने बांधने इनकार कर देती है और चुनाव में बेटे की शादी और बेटे के विद्रोह के कारण राय साहब की स्थिति भी खराब हो जाती है। अब क्या करता है कि जैसे कि मान जे मैं उसकी क्या है, गोबर की दुनिया की भी शादी हो जाती है। और इधर क्या है, जो होरी की पुत्री है सोना, उसकी भी शादी हो जाती है और होरी कर्ज में डूब जाता है। इधर क्या है, राय साहब की बेटी की भी शादी होती है और वो क्या है, उसकी स्थिति भी कर्जे में, वो भी डूब जाता है। ठीक है ना, वो भी अच्छा खासा पैसा लगाता है शादी में। सिलिया और माता दिन का पुनर्मिलन हो जाए। सिलिया क्या है, अब माता दिन सिलिया का तिरस्कार करता है, जो सिलिया चमार जाति से और माता दिन ब्राह्मण जाति। लेकिन धीरे धीरे इस उपन्यास में ये दिखा है कि उसे पुनर्मिलन दोबारा से उसके पास रहने लगता है और उसे एक पत्नी का दर्जा देता है। माता दिन सच्चे हृदय से उसे स्वीकार कर लेता है। होरी की स्थिति दिन भर दिन खराब होती जाती है और एक जीवन जंग से हार कर वह प्राण त्याग देता है। यानी एक दिन ऐसा होता है कि होरी अपनी परिस्थितियों यानी सोना की शादी तो वो मथुरा से कर देता है, जो कि अच्छे परिवार का है। जबकि रूपा की शादी वो एक वृद्ध से अधेड़ उम्र के, यानी जो 40 से ऊपर का होता है, 50 के लगभग अधेड़ उम्र के से शादी करता है, क्योंकि उस पर कर्जा इतना है कि वो एक दहेज नहीं, उस समय दहेज पर था तो दहेज नहीं दे पाता है। और क्या विदुर से, यानी जो पहले से जिसकी पत्नी मर चुकी है, उससे शादी करता है और ये सदमा क्या है होरी को लगता है। इधर क्या गोबर भी अपनी पत्नी दुनिया को साथ ले जाता है और पीछे कौन रहते हैं, उसकी पत्नी धनिया और होरी रहते हैं। और धनिया और होरी आपस में क्या मजदूरी करते हैं, धनिया और होरी।
तो ये कथा थी। इसके बाद क्या होता है, इस उपन्यास मतलब कि ऐसी परिस्थितियां आ गई, कर्जा हो गया, जमीन हड़प ली जाती है और लास्ट में उसके पास कुछ नहीं बचता है। मजदूरी करते करते वो अपने प्राण त्याग देता है। इस उपन्यास के चरम व्यंग्य पर समाप्त होता है, यानी विकास, यानी चरम व्यंग्य मतलब कि इतने ऐसी मानवता तार तार कर दे। जाति प्रथा है, कहीं क्या विधवाओं को सताया जाता है, जो कि कृषकों का शोषण किया जाता है, जमींदार लोग कैसे टैक्स पर टैक्स लगाते हैं और एक लगान के साथ उन्हें 3-3 4-4 बार लगान देना पड़ता है, कोई पर्ची नहीं देते हैं, जब भी मन करे क्या उनसे पैसे वसूलते हैं और अनाज वसूलते हैं, और ऐसे किसान क्या मरने को मजबूर हो जाते। तो बड़ी ही मार्मिक ये उपन्यास है, बड़ा ही। और जीते जी अपने घर गाय नहीं लाश का नहीं पास का, और मृत्यु से यहाँ पर गोदान के लिए कहा जाता है। अब भाई क्या है, होरी की मृत्यु हो जाए तो उसे कहा गोदान करो, यानी गाय का दान करो। तो इस पर कहती है कि जो कुछ उसने बेचा था, जो फसल की, ये क्या है, यही एक मेरी गाय है, इसे ही स्वीकार करो। उसके हाथ पर रख के कहती है धनिया। और ये जब मैं ये नाटक देखती बड़ा ही मैं रोने लग गई थी, इतना मार्मिक है कि साफ घर में यही है, कुछ आने इसे ही आप गाय के रूप में स्वीकार करो, मैं घर में कुछ नहीं है। और वो पैसे भी क्या है, दाता दिन उसके हाथ में से उठा लेता है। तो ये स्थिति है वहाँ की। जो उस समय के जो होते ढोंगी पाखंडी, ये जो पूजा पाठ करने वाले होते थे, ये नहीं कि जिसके घर में खाने को नहीं वहाँ भी उनको दे दो बस। संपूर्ण उपन्यास 36 खंडों में विभक्त है, यानी 1936 याद देखो 1936 में ये प्रकाशन हुआ था इसका, और 36 ही इसमें खंड है। 1936 में प्रकाशित, बड़ी याद करने में बड़ी आसानी होगी, 36 ही इसमें खंड हैं। उपन्यास में ग्रामीण और शहरी कथा एक दूसरे को जोड़ती हुई चलती है। उपन्यास में गांव और शहर के प्रत्येक प्रतिनिधि चरित्र का चित्रण अत्यंत गहराई से किया गया। हर व्यक्ति अपनी खूबी और कमियों के यहाँ मौजूद है। प्रेमचंद ने तत्कालीन परिवेश की समस्याओं और उसकी ग्रामीण असामाजिक आर्थिक स्थितियों पर यथार्थ चित्रण किया है। यानी प्रेमचंद ने क्या किया, उस समय जो कृषकों की जो समस्याएं थी उनको उजागर किया है। गोदान एक सक्षम किसान के विवश मजदूर बन जाने की करुण कथा है। यानी सक्षम किसान अच्छी मजदूरी कर रहा है, नहीं अच्छा क्या खेत वो फसल उगा रहा है, लेकिन फिर भी मजदूर बन जाता है क्योंकि उस पर लगान पर लगान वसूला जाता है। कहीं क्या है, किसी के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं और ऐसे कर्जा चुकाता वो मर जाता है। प्रेमचंद ने सामाजिक शोषण के चरित्र की पूरी सच्चाई के साथ उभारा है। उपन्यास भाषा सरल एवं सहज है। स्थान पर मजदूरों और स्थान पर उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया गया। किस पे, उर्दू का। तो ये देखिए ग्रामीण पात्र है, पूछ लिया जाएगा ग्रामीण पात्र है या शहरी पात्र है, तो याद करके रखेंगे होरी राम, यानी होरी राम मतलब होरी, जो पूरा ये कथा इस कथानक का नायक है। फिर इसकी पत्नी है धनिया, फिर इसका एक बेटा है गोबर, फिर होरी की 2 पुत्रियां सोना और रूपा, ठीक है। फिर भोला है जिसे गाय लेकर आता है, जुनिया गोबर का ससुर है, दाता दिनी गांव का क्या है, पशुओं की जो पशु चिकित्सक कह लीजिए, वैद्य कह लीजिए। माता दिनी इसका पुत्र है दाता दिन का। और फिर हीरा के क्या है, होरी का भाई है। फिर पुनिया होरी की पत्नी है। और शिलिया कौन है, जिससे क्या है दाता दिन विवाह करता है। तो यहाँ देखेंगे शोभा है, दुलारी सवान, पंडित नोखेराम, जिंगूरी, पटेश्वर लाल बंसी, मंगू साहू, मनलल्लू गोबर का पुत्र, मथुरा सोना का पति। और मंगल क्या है, गोबर का दूसरा बेटा, हरकू शिलिया का पति है। शहरी पात्र और देख लेंगे। शहरी पात्र में राय साहब अमरपाल ने, पंडित ओकारनाथ राय, श्याम बिहारी तनखा, मिस्टर मेहता है, मिस मालती है, मिस्टर खन्ना है, गोविंदी खन्ना की पत्नी है, मिर्जा खुशेती और सोना, ये सरोज और वर्दा मालती की बहनें हैं। गोमती ओंकारनाथ की पत्नी है और भीषम खन्ना है और रुद्रपाल राय साहब का बेटा है। तो इन शहरी और ग्रामीण पत्रों को अच्छी प्रकार से आप याद कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे प्रमुख कथन, ये तो ये आप इसी में पढ़ लोगे, ये इतने जरूरी नहीं है, कहानी में ही आ जाएंगे, ठीक है। वैसे तो मैंने कथन करवा दिए थे, लेकिन मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। जब दूसरों के, वैसे मैंने सारे कथन करवा दिए इसके लिखित रूप में, एक बार फिर से करवा। जब दूसरों के पाँव तले गर्दन दबी हो तो उन्हें पाँव को सहलाने में ही कुशल है। और ये किससे कह रहा है, धनिया से। और ये इतनी बार पूछा गया, इसको याद कर लेंगे, IMP लगा लो।
जब दूसरों के पाँव दले गर्दन दबी हो तो उन्हें पाँव को सहलाने में ही कुशल है। और ही कह रहा है धनिया सी। विपन्नता कहीं सा था, सागर में सुहागवतन था जिसे पकड़े हुए वो पार कर रही थी। तो इसमें क्या है, विपन्नता मतलब कि ये धनिया के बारे में कहा गया है, उसकी होरी की मृत्यु पर, धनिया के बारे में इसकी होरी की मृत्यु पर। दरिद्रता में जो एक अदृष्टता होती है, निर्दयता तो तगाजे गाली और मार से भी भयभीत नहीं होते। उसने से प्रोत्साहित किया, वर्षों से जो अपने मन को आनंदित कर रही थी उसे विचलित कर दिया। आशा में कितनी शुद्धा है। तो ये सारे कथन आप याद कर लेंगे। वैसे काफी क्या है कथन है ये। इसमें आगे और का कथन है, उद्धरण। तो ये तो भी कहानी में आए हुए हैं, लेकिन कथन में एक बार बता देती हूँ आपको। ये तो इस उपन्यास में आए हुए हैं। जो महत्वपूर्ण जो परीक्षा की दृष्टि से वो हम कर लेते हैं, ठीक है ना। जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वही हम कर लेते हैं। वैसे तो भाई ये उपन्यास काफी बड़ा है, अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आपकी परीक्षा तक तो यही पढ़ा जाएगा, लेकिन हम वही करेंगे जहाँ से प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। हम वही करेंगे जहाँ से प्रश्न बनेंगे। ऐसे तो भाई ये उपन्यास, फिर बाकी 13 उपन्यास हमको पढ़ने हैं, तो फिर हम तो इन उपन्यासों में ही उलझे पड़े रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ इसके पात्रों से ये देखो, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। वैसे मैंने इनके कथन करवा दिए थे, तो एक बार आप उन्हें जरूर देखना। किसान पक्का स्वार्थी होता है, उसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, ठीक है। गरीबों में ईर्ष्या बैर है, तो स्वार्थ के लिए, पेट के लिए। बड़े आदमी और ईर्ष्या और बैर केवल आनंद के लिए। राय साहब की जितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, ये एक मैं आपको ट्रिक, जितनी बड़ी बड़ी बातें हैं सारे राय साहब कहेंगे। अगर महिलाओं के बारे में कुछ अच्छा जो बोला गया है वो कौन कर रहे हैं, मिस्टर मेहता कहेंगे, जो प्रेमचंद के माध्यम से कहलवाया गया है, ठीक है। गरीबों में बड़ी ईर्ष्या, बैर, स्वार्थ के लिए, पेट के लिए। बड़े आदमी की ईर्ष्या और बैर के और आनंद के लिए, राय साहब कहते हैं। जिसमें हम डेमोक्रेसी कहते हैं, व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारी और जमींदारों के राज्य हैं और कुछ नहीं है। मिर्जा कहते हैं कर्जा वह मेहमान है। एक सेकंड के लिए। आदमी बहुत सीधा होना बुरा है, उसके सीधेपन का फल यही होता है कि वे कुत्ते भी चाटने लगते धनिया। ये किसका है, धनिया का कथन है कि आदमी बहुत सीधा होना भी बुरा है, उसके सीधेपन का फल यही होता है कुत्ते भी उसे चाटने लगते धनिया। एक इसमें बड़ा ही प्रभावित करता है धनिया। मैं धनिया पात्र से बहुत प्रभावित हुई हूँ। आप भी देखोगे धनिया एक अनपढ़ औरत हो के औरतें भी बड़ी क्रांतिकारी महिला है। और मुझे है ना सबसे गुस्सा आ रहा था इस होरी पर। ये इतना पिसता है, इतना पिसता, कहीं विरोध नहीं करता। ये भगवान अत्याचार को मतलब ये मान लेता है कि ये हमारा धर्म है, और बड़े बड़े जमींदार हैं और सभी इस पर अत्याचार कर सहन करता रहता है, जबकि धनिया और गोबर इसका विरोध करते हैं। धनिया अनपढ़ होकर भी काफी पढ़ी लिखी वाली बातें करती हैं। एक बार आप इसे पढ़ोगे तो आप कहोगे वास्तव में मैडम आप सही कह रहे हो। रियासत आदमी की अकल चढ़ जाती है, मिस्टर तनख्वाह महिला की सहानुभूति हार को भी जीत बना सकती है। ये मेहता कहते हैं। वैसे मैंने इसके कथन करवा दिए, वो आप जरूर, वो क्लास आप जरूर देखना, वहां से प्रश्न काफी बनेंगे। वो मैंने गूगल से काफी किताबों से सर्च करके बनाए, वो आप जरूर देखना। हमारी बहनें पश्चिम का आदर्श ले रही हैं। जान नारी ने अपना पद खो दिया है और स्वामिनी से गिरकर विलासी वस्तु बन गई। ये मेहता कहते हैं। हमारी बहनें पश्चिमी का आदर्श ले रही हैं। तो मैं बता रही कि जितने भी महिलाओं की जो बातें मेहता ने की, एक ट्रिक बता रही हूँ, अगर आपने नहीं भी पढ़ा हो तो मेहता के माध्यम से प्रेमचंद ने कहलवाया है। जानारी ने अपना पद खो दिया, वह स्वामी ने नए होकर विलास की वस्तु बन गई। मेहता कह रहे हैं महिलाओं के बारे में। कार्तिक महीने में किसान के बैल मर जाएं तो उसके दोनों हाथ भी कट जाते हैं। जो आदर्श नारी हो सकती है वह आदर्श पत्नी भी हो सकती है। गोविंदी कह रही है, देखो गोविंदी को जो उसके पति ने, जो का पति है गोविंदी का,
मिस्टर खन्ना वो क्या है, मालती से प्रभावित है और मालती की तरफ आकर्षित है और ये गोविंदी को अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें देखें गोविंदी एक आदर्श महिला है और एक भारतीय नारी है। संसार में इल्म की कदर नहीं, ईमान की कदर है। ये क्या है, गोबर। डरपोक प्राणियों में सत्य भी गूंगा हो जाता है। गोबर के बड़े क्रांतिकारी बातें हैं, जैसे आप पढ़ोगे तो देखो, किसान के लिए जान से भी प्यारी है, कुल मर्यादा से भी प्यारी है। हमारी सारी आत्मिक और बौद्धिक शारीरिक शक्तियों का सामंजस्य नाम धन है। खन्ना कहते हैं हमारी सारी आत्मिक और बौद्धिक और शारीरिक शक्तियों का सामंजस्य का नाम धन है। खन्ना कहते हैं कि हम धन के लिए करते हैं जो करते हैं। पीड़क होने से पीड़ित होना कहीं श्रेष्ठ है। गोविंदी समाज धर्म पालन से आदर करता है, मगर मनुष्य धर्म पालन से ही ईश्वर प्रसन्न होता है। ये माता दिन का कथन है। आदमी अगर धन या नाम के पीछे पड़ा तो समझ लो अभी तक वह किसी परिचय आत्मा के संपर्क में नहीं आया है। जिसे सच्चा प्रेम कह सकते हैं वह केवल एक बंधन है, बंध जाने के बाद ही पैदा हो सकता है। इससे पहले जो प्रेम होता है वह रूप से आसक्त मात्र है, इसका कोई टकराव नहीं है। नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। ये काफी बार पूछा गया है, इसको आप IMP लगा लेना, मैं बताते हुए चलूंगी, ये महत्वपूर्ण है। नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा के गुण अवगुण सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है और असुंदर को सुंदर बनाता है। ये मालती कहती है, ठीक है। और ये किससे कहती है, मेहता से कह रही है, मेहता से। और ये आया हुआ प्रश्न है। प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं, घुकार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आंख नहीं पड़ने देता। ये मेहता का कथन है, ये भी पूछा गया ही कथन है, इसे भी आप याद कर लेंगे। जो महत्वपूर्ण मैं आपको सचेत करती हुई चलूंगी। प्रेम में कुछ मान भी होता है, मैं तो भी श्रद्धा में अपने मिटा डालती है, अपने मिट जाने को ही अपना इष्ट बना लेती है। प्रेम इतने अधिकार करना चाहता है, जो कुछ चाहता है उसके बदले कुछ पाना भी चाहता है। श्रद्धा परम आनंद अपना समर्पण है, इसमें अमान्यता का ध्वंस हो जाता है। तो ये कथन किसका है, ये भी भाई क्या है, मालती और मेहता का है। तो ये इससे और भी कथन है इसके, वो मैंने एक स्पेशल वीडियो मैंने बहुत सी किताबों से इकट्ठे करके बनाए हैं, तो वो आप जरूर देखिए। गोदान और तमस को आप ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ से जितने प्रश्न बन सकते थे और ये मैं विस्तार से पढ़ लोगे ना तो MCQ तो आप चुटकियों में निकाल ले जाओगे। अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर संदेश भेजकर प्राप्त कर सकते हैं, ये पेड है। और जो 13 उपन्यास है ये आपको निःशुल्क क्लास मिलेगी, 13 के 13 उपन्यास। इससे पहले 21 नाटकों के प्लेलिस्ट मैंने डाल दिए, 21 कहानियों की, माफ कीजिए। नाटक या उपन्यास 10 की 10 यूनिट हम 0 से 100 तक ऐसे ही पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपको निरंतर जुड़ना है, संपूर्ण पाठ्यक्रम मेरे साथ निःशुल्क करना है तो, ठीक है। और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आपको PDF चाहिए तो ये भी, इसके साथ ही आपको सब्जेक्टिव के भी क्या है नोट्स मिलेंगे। तो जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्रतिदिन क्लास अवश्य देखें, ठीक है। काफ़ी एग्जाम में आपको फ़ायदा मिलेगा। तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उल्टी करते रहिए। और मैं चाहती हूँ किसी भर्ती में आपका चयन हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।